रिश्ता एपिसोड 4। अपने ऑफिस की बालकनी में खड़े विराट आर्यन को उस शाम का नज़ारा गहराई से परेशान कर रहा था। मनोज से फाइल लेने के लिए जिसने अपनी कार मोड़ी थी, उसने जब मैथिली और कबीर को मुस्कुराते हुए साथ खड़े देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। न जाने क्यों उस पल वो उनके बीच जाकर फाइल लेना नहीं चाहता था, इसलिए सीधे अपने घर आ गया था। विराट अपनी दोनों हथेलियों को आपस में दबाकर मसलते हुए इधर उधर चल रहा था। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए उन दोनों के चेहरे उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहे थे। कबीर मैथिली से क्यों मिला? वे सड़क पर खड़े थे तो क्या कबीर ने मैथिली को रास्ते में रोका और बात की? या मैथिली और कबीर पहले से परिचित हैं? विराट तरह तरह से सोच रहा था। उसने अपना लैपटॉप खोला और कल साइन किए जाने वाले अग्रीमेंट की बातों को एक एक करके जांचने और ठीक करने की कोशिश की, पर वो ये काम पूरी तरह से नहीं कर पाया। उस शाम हुई घटना ही बार बार याद आ रही थी। शायद कबीर मैथिली को डाइवर्ट कर सकता है, उसने सोचा। मैथिली मेरी सोच से ज़्यादा टैलेंटेड है, आई नीड हर। बहुत कुछ सोचते हुए उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। बिस्तर पर आकर लेटते ही उसके विचार अब मैथिली और कबीर को छोड़कर अपनी प्रेमिका के बारे में सोचने लगे। मेरी माँ ही। बुदबुदाते ही उसके होंठ भी मीठे हो गए। उसे याद करते ही चाहत की बारिश उसे चारों ओर से घेर कर बरस पड़ी। अपनी प्रेमिका को याद करके उसकी रक्त नसें फटने जैसी महसूस हुईं। बिना सोए तड़पते हुए उसने अपने पास पड़ा तकिया उठाया और सीने से लगा लिया। उसके प्यार और सांसों पर सिर्फ उसी का हक था। उस सुंदर परी को गले लगाने का एहसास करते ही थोड़ी देर में ही उसे सुकून भरी नींद आ गई। विराट अगली सुबह अपने ऑफिस गया और अगले ही पल उसने झांसी से मैथिली को बुलाओ कहकर हुक्म दिया। अपने प्रोजेक्टर पर काम व्यवस्थित कर रही मैथिली ने कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर धीरे से आंखें उठाईं। सामने मुस्कुराती हुई खड़ी झांसी को देखकर उसने पूछा, क्या झांसी, कोई हेल्प चाहिए? उसने पूछा तो उसने होंठ सिकोड़कर मना किया। नो मिस मैथिली, तुम्हें बॉस ने अपने केबिन में बुलाया है। ये कहकर वो मुड़ी। हे राम, उनके केबिन में? एनीथिंग रॉन्ग? उसने थोड़ी चिंता के साथ पूछा। वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। बॉस आमतौर पर ऑफिस आते ही एक ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, फिर अपनी ज़रूरी फाइलें देखने के बाद ही अगर कुछ इम्पोर्टेंट होता है तो स्टाफ को अपने केबिन में बुलाते हैं। बाकी मैनेजर सर ही बॉस से बात करते हैं। आज सब कुछ थोड़ा नया लग रहा है। ये सुनकर मैथिली का शरीर हल्का सा कांप उठा। उसे देखने का हर मिनट उसे टुकड़ों में तोड़ देगा, ये तय था। वो उसके पति के रूप में है, ये ख्याल ही उसे पल पल तड़पा रहा था। उसकी अंतरात्मा ने चेतावनी दी कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। हिम्मत जुटाकर उस महिला ने एमडी का दरवाज़ा खटखटाया। यस, कम इन, उसकी दमदार आवाज़ गूंजी। मैथिली ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। उसके केबिन की दीवारें पूरी तरह से काले रंग से पुती हुई थीं और दाईं तथा बाईं ओर की दीवारों पर हर एक फुट के अंतर पर अंदर की तरफ पीली रोशनी चमक रही थी। भूरे रंग की चौड़ी मेज और आधुनिक सिंहासन जैसी कुर्सी पर वो तनकर बैठा हुआ था। उसका अंदाज ऐसा था कि उसके कदम आगे बढ़ने की बजाय पीछे हट गए। सर, मैंने सुना मैथिली ने कहा आपने बुलाया है, वो झिझकते हुए बोली। वो बुलाया है तो मुझे पता नहीं होगा क्या? वो झुंझला उठा। गया काम से, सुबह ही शुरू कर दिया, उसने मन ही मन हताश होकर सोचा। तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया मैथिली। मैं अभी जवाब दूंगी तो क्या ये अवार्ड देगा? मेरे साथ बस झगड़ा करेगा, इंपॉर्टेंस देने वाला। उसने फिर से मन ही मन जवाब दिया। क्या तुम बहरी हो? तुम्हारे साथ होते ही मैं बहरी हो जाती हूँ, मंगूस मुंडी वाले। ये सोचते ही उसके होंठ हंसी से फड़क उठे। वो तो उबल उठा। व्हाट? वेट, क्या तुम मेरी हर बात का मन ही मन काउंटर कर रही हो? उसने अचानक भांप लिया और अपनी नजरों से उसे बेधते हुए पूछा। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी और बोली, बिल्कुल नहीं सर। मुझसे इस तरह बिहेव करना ये लास्ट टाइम हो स्टूपिड, उसने कहा। सर वो जस्ट शट अप, उसने अपनी नजरों से उसे जला दिया। उसे तो हाय तौबा मच गई। टेक योर सीट, उसने हाथ से इशारा किया। बताइए सर। मैथिली, मैंने तुम्हें कल शाम को कबीर के साथ बात करते हुए देखा था। उसके ये कहने पर उसकी भौहें अचानक ऊपर उठ गईं। इसे अपने बिजी शेड्यूल में ये सब सोचने का टाइम मिलता है क्या? उसने सोचा। यस सर, उसने कहा। उसे कैसे जानती हो? बहुत पुरानी पहचान है,
उसने जोर देकर पूछा। वो उन्होंने मुझे जॉब ऑफर देने को कहा था। ओहो, तुमने क्या कहा? उसकी आवाज़ थोड़ी तेज हो गई। मैंने उनसे कह दिया कि मैं ऑलरेडी आपकी कंपनी ज्वाइन कर चुकी हूं सर, उसने तेजी से बोल दिया। जैसे किसी जेल में अपराधी से पूछताछ करता हो, वैसे वो पूछताछ कर रहा था। गुड। ओके, टुडे इवनिंग फंक्शन है। सलवार कमीज मत पहनना मैथिली, पार्टी ड्रेस में आ जाना। ड्रेसिंग सेंस भी इम्पॉर्टेंट है, राइट? यू कैन गो नाउ, उसने कहा। वो सीधे सीधे कह रहा है कि उसे कपड़े पहनने का सेंस नहीं है। ये सोचते ही उसे जोरदार गुस्सा आया। खुद को शांत करते हुए उसने विराट की तरफ देखकर ओके सर कहकर सिर हिलाया, पर अंदर ही अंदर उस पर चिढ़ गई। जब भी उसे विराट से मिलना होता वो भगवान से प्रार्थना करती थी कि वो रो न पड़े। वो उसके पति के रूप में है, ये ख्याल ही उसे पल पल तड़पा रहा था। भले ही वो बाहर से सामान्य दिख रही थी, पर उसका मन सामान्य स्थिति में नहीं था। उसके सामने मृत पति का रूप विराट के रूप में दिख रहा था। विराट को देखते ही उसकी जो हालत होती थी उसका कोई अंदाज़ा नहीं था। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। ऐसी स्थिति किसी को ना आए, ये सोचते हुए मैथिली बाहर आ गई। विराट अपने कामों में डूब गया, जबकि मैथिली अपने दिए गए काम को पूरा किए बिना किसी सोच में डूबी हुई थी। इवनिंग फंक्शन में तो जाना पड़ेगा, पर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। क्या करूं? सिर दर्द, पेट दर्द का झूठ बोलकर छुट्टी ले लूं? ये सोचते ही उसकी अंतरात्मा ने उसे घूर कर देखा। उसी पल उसकी सोच को भंग करते हुए झांसी आई। हाय मैथिली। क्या झांसी, बोलो? उसने अपनी दोनों भौहें थोड़ी ऊपर उठाते हुए पूछा। तुम इवनिंग अग्रीमेंट साइन कर रही हो ना? यस, क्यों, क्या हुआ? नथिंग, यूं ही पूछा। विश करने आई थी। एनीवे, ऑल द बेस्ट। तुम और परेशान मत करो, वो कहीं बीच रिजॉर्ट में है, मुझे मॉडर्न ड्रेस में ही आना होगा, सलवार कमीज नहीं पहननी है, इसलिए झांसी मुझे टेंशन हो रहा है। तुम्हें सलवार कमीज ही बहुत पसंद है लगता है, झांसी ने हंसते हुए पूछा। मुझे मॉडर्न ड्रेस पहनने की आदत नहीं है, इसीलिए ज्यादातर सलवार कमीज पहनती हूँ। पुह, बस इतनी सी बात, सब कुछ आदत डालने से ठीक हो जाएगा। क्या सबको सब कुछ तुरंत ठीक हो जाता है? उसने कहा, फिर गहरी सांस लेकर। नाटक किया तो निभाना ही पड़ेगा, उसने हताशा से कहा। तुम परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, सुपर फन होगा, एंजॉय करो। ये तुम्हारे लिए शानदार ऑफर है, जॉब मिलते ही न्यू प्रोजेक्ट ज्वाइन कर रही हो। ओह, फन होगा या नहीं पता नहीं, बट एंजॉय करने की कोशिश करती हूँ। उसने जबरदस्ती अपने होंठ खींचकर मुस्कुराया। ओके, गुड। कौन सी ड्रेस पहनने वाली हो? अभी तक उसके बारे में सोचा नहीं, मैथिली ने हाथ फैलाकर कहा। डीप नेक टॉप या स्लीवलेस गाउन, ऐसा कुछ ट्राई करो। व्हाट? डीप नेक? हे राम, मुझसे नहीं हो पाएगा यार। ये सब यहाँ आम है मैथिली, सलवार कमीज पहनकर पार्टी हॉल में जाओगी तो लोग अजीब समझेंगे। उसने कहा। ओके, तुम अच्छे से पार्टी अटेंड करो, मुझे थोड़ा वर्क है, बाय। ये कहकर झांसी चली गई और मैथिली की हालत आगे कुआं पीछे खाई जैसी हो गई। कई विचारों के साथ ऑफिस खत्म करके अपने घर आई और शाम की पार्टी के लिए तैयारी शुरू कर दी। झांसी ने जो कहा वैसी ड्रेस वो नहीं पहन सकती थी, ये समझते हुए उसने अपनी बहन द्वारा गिफ्ट किए गए कपड़े पहनने का सोचा और खुश हो गई। मॉडर्न कैटेगरी में आने वाला वो खूबसूरत गाउन उसे आकर्षक लगा। उसने अपना बैग खोला और उसे बाहर निकाला। उस ड्रेस की सुंदरता देखकर उसका चेहरा खिल गया। खूबसूरत चांदी के रंग के पत्थरों से जड़ा वो काले रंग का फ्रॉक उसके पैरों को छूने तक लंबा था। काला रंग और चांदी के पत्थर उस ड्रेस की सुंदरता को बिखेर रहे थे। उसने खुशी से उसे पहना, लेकिन ये महसूस करते ही कि उसकी पीठ पीछे से डीप कटी हुई है, उसका चेहरा उतर गया। ओ गॉड, ये ड्रेस बहुत खूबसूरत है, बट ऐसे आधी पीठ दिख रही है, इसे कैसे पहनूं? वो घबरा गई और देर हो रही है ये देखकर वो परेशान हो गई। कोई और रास्ता नहीं है, हमें यही पहनना होगा। अब बाहर जाकर शॉपिंग करके ड्रेस खरीदने का टाइम नहीं है। उसने नहाकर उस ड्रेस को पहन लिया। उस ड्रेस में दिख रही अपनी पीठ को उसने अपने लंबे बालों को फैलाकर छुपा लिया। आईने के सामने खड़े होकर उसने संतुष्टि से मुस्कुराया। उसने अपने गले में चांदी के फूलों से बना हार पहना और उसके अनुसार कानों में झुमके डाले। उसने अपनी काली आंखों में गहरा काजल लगाया। बस इतना ही उसका श्रृंगार था।
पति को खोने के कारण उसने बिंदी लगाने से परहेज किया और अपनी कलाई में एक छोटी घड़ी बांधकर तैयार हो गई। हवा में हिलते बालों को पीछे की तरफ धकेलकर अपने संगमरमर जैसी पीठ को छुपाते हुए वो थोड़ी घबराहट के साथ उसे लेने आए विराट के भेजे ड्राइवर वाली कार में बैठ गई। साधारण सूती सलवार कमीज में भी बेहद खूबसूरत दिखने वाली वो आज इंद्रलोक की अप्सरा जैसी सुंदर लग रही थी। काली नदी जैसे उसके कार के रंग के बाल उसकी पीठ पर फैलकर कमर से नीचे लटक रहे थे। स्नो वाइट प्रिंसेस जैसी सुंदर दिख उसे कार के ड्राइवर ने भी एक पल के लिए पलक झपकाना भूलकर निहारा। अगले ही पल उसे अपना कर्तव्य याद आया और उसने कार को उस बीच रिजॉर्ट की ओर बढ़ा दिया। कार चलने लगी और उसका मन धड़कने लगा। अपनी घबराहट को छुपाते हुए उसने कार के बाहर दिख रहे नज़ारों को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश की। उस खूबसूरत महिला को लेकर जा रही कार ने गोवा के पहले दर्जे के करोड़ों रुपए से संवारे गए खूबसूरत द वेस्टर्न गोवा नामक बीच रिजॉर्ट की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में कार नारियल के पेड़ों से भरी सड़क के बीच धीरे धीरे चलने लगी। मैथिली को ऐसा लगा जैसे वो किसी गांव की ओर जा रही हो। कार बीच रिजॉर्ट के मुख्य द्वार पर पहुंची। कार से धीरे से उतरी उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बहुत रमणीय वातावरण और शांति ने उसके मन को थोड़ा हल्का कर दिया। अर्धवृत्ताकार में सफ़ेद रेत के पत्थरों से बने आंगन को पार करके वो उस विशाल इमारत में दाखिल हुई। सब कुछ विशाल था। वो रिसेप्शन एरिया बिल्कुल अलग था। कांच से बनी जमीन के नीचे नीले रंग का पानी और उसमें रंगीन मछलियां तैर रही थीं। जमीन पर जगह जगह सोफे रखे थे। हर सोफा सेट के सामने टीवी, दोनों तरफ की दीवारें बिजली की रोशनी से सजी थीं। स्तंभ तोड़े भयानक लग रहे थे और डर भी पैदा कर रहे थे। ये कमरा है या कांच का बक्सा? धीरे धीरे चल रही मैथिली के कानों में हाय मैथिली की आवाज आई। मैथिली के दाईं ओर एक मॉडर्न लड़की खड़ी थी। मैथिली, प्लीज कम विद मी। यस, उसने कहा और उस नव नागरिक महिला के पीछे चली गई। उस रिसेप्शन एरिया के बाहर एक विशालकाय अजगर लेटा हो वैसे ही लकड़ी के तख्तों से लंबा रास्ता बनाया गया था और उस रास्ते के दोनों किनारों पर खूबसूरत कुटियां थीं। कुटियों तक जाने के लिए भी लकड़ी के तख्तों का रास्ता था। आसमान से देखने पर 30 पैरों वाली एक विशालकाय छिपकली जमीन से सिर सटाकर लेती हो वैसे ही वो डिजाइन किया गया था। मैथिली मन ही मन पूछ रही थी, क्या मैं सपना देख रही हूँ या मैं किसी और दुनिया में खड़ी हूँ? इतनी शांत और खूबसूरत जगह भी होती है। चारों ओर देखती हुई आ रही मैथिली से उस लड़की ने कहा, दिस इज योर प्लेस। ओके, थैंक यू। क्या ये विराट सर ने बुक की हुई जगह है? सुपर। ये सोचकर वो अंदर चली गई। अंदर जाकर बैठी ही थी कि उसके सामने पानी का गिलास लेकर एक महिला आकर खड़ी हो गई। वेलकम, यू लुक सो प्रिटी। थैंक यू, उसने विनम्रता से कहा। वो जिस जगह पर बैठी थी उसे नजरों से ही टटोलने लगी। जो लोग अकेलापन पसंद करते हैं उनके लिए ये बिल्कुल सही जगह है। सामने रखी मेज पर अपनी बाई कोहनी टिकाकर उस हाथ के अंगूठे से अपने लाल निचले होंठ को दबाकर सहलाते हुए उसने सोचा, बट एक अग्रीमेंट साइन करने के लिए इतनी कॉस्टली और अकेली जगह क्यों चुनी? वो भी ऑफिस का स्टाफ कोई नहीं है। मैनेजर मनोज सर को भी नहीं बुलाया है। क्यों? क्या कोई गड़बड़ है? जरूर होगी लगता है। इतने सीक्रेट तरीके से हो रहे अग्रीमेंट के लिए मुझे क्यों इनवाइट किया होगा? मैथिली विचारों में डूब गई। जो विराट से दूर रहना चाहती थी वो इस पार्टी के कारण और भी करीब जाने वाली है, ये ना जानने वाली वो भोली लड़की उस खूबसूरत जगह पर बैठी थी। उस रात उसे बहुत ज्यादा बेचैनी होने वाली है, ये बात उसे तब पता नहीं थी।